नमस्कार। अपने बालकों में अपने गुणों को प्रतिबिंबित करने की इच्छा करने वाले सम्मानित अभिभावक गण या माता-पिता, आप सभी को श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी उन व्यक्तियों का जो कि हमारे कार्यक्रम को भली प्रकार देखते हैं, सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और साथ-साथ शेयर भी करते हैं। उन सभी को हम पूरी सोसाइटी की ओर से आभार। यदि आपकी कोई किसी प्रकार की समस्या आती है, तो कृपया आप अपना कागज़ पेन रख लें, जिससे कि उस समस्या को आप अपने पास पहले लिख लें, क्योंकि बाद में बात आगे बढ़ जाती है, तो वो समस्या जो असहजता शायद आपको ध्यान ना रहे, आप उस समय लिख लें और बाद में सेशन के अंत में हम आपस में वार्तालाप करके उसका समाधान निकाल सकें। आइए आगे चलते हैं। जैसा कि कल आपने सुना, जो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, वो थी यदि बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो माँ-बाप उसके उस गलतियों का समाधान किस प्रकार से निकालें या उसके प्रति क्या व्यवहार करें, जिससे कि वो असहज ना हो पाए। आज उसी बात को हम आगे लेते हुए चल रहे हैं कि बच्चों के सामने माता-पिता का स्वयं का व्यवहार कैसा हो, जो कि उनके अब माता-पिता कभी-कभी ऐसे काम करते हैं, माता-पिता के कि बच्चे की मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। उसके बाल मन पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उस स्थिति में उस स्थिति में बालक क्या करे? माता-पिता तो ऐसा व्यवहार कर गए और बालक की स्थिति कैसी हो गई? ऐसी असमंजस में, असंतुलित सी, आपने अपने व्यवहार के माध्यम से ही अपने बालक के व्यक्तित्व के को अपूर्ण कर दिया, अविकसित कर दिया। तो आइए उसी पर हम बात करना चाहते हैं कि हम बालक को किस प्रकार के संस्कारों से परिचित करा रहे हैं, किस प्रकार के बच्चों के समक्ष हमारा किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, जो कि हमारा व्यवहार ही बाहर जाकर उनके रहन-सहन पर, उनकी क्रियाओं पर प्रभावित होता है। उसके माध्यम से उस बच्चे को देख कर के ही सारा समाज या उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति पता लगा लेता है कि इसका पारिवारिक परिवेश कैसा है, इसके माता-पिता कैसे हैं, इनके घर का वातावरण कैसा है। तो अगर हम अपने कुल का सम्मान चाहते हैं, अपने कुल का गौरव चाहते हैं, अपने परिवार को उन्नत अवस्था में ले जाना चाहते हैं, तो हमें क्या काम नहीं करने चाहिए। आइए, हमारा सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा बच्चा खुश रहे, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे और उसके अंदर परिस्थितियों के समझ की परख हो। और इसके लिए कोई स्कूल तो खुला नहीं है। अगर आप सोचें कि और चीज़ों के लिए स्कूल खुला है, कल जैसे मैंने बताया कि नई-नई चीज़ें हम खरीदते हैं, तो हमारे पास एक मैनुअल मिलता है, विज़ुअल मैनुअल मिलता है, उसको हम देख-देख कर के काम कर सकते हैं, यूज़र मैनुअल मिलता है। परंतु क्या है कि एक माता-पिता के पास कोई मैनुअल नहीं होता, कोई यूज़र नहीं होता कि जिसके माध्यम से उसे तो बड़ों के अनुभवों से और अपने अपने अनुभवों से, बड़ों के अनुभवों से ही है, क्योंकि हर बच्चा अलग प्रकृति का होता है, अलग मानसिक स्थिति का होता है और हर किसी के साथ हमें अलग-अलग प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है, जिससे कि उसका व्यक्तित्व एक संतुलित और उन्नतिशील हो। आइए, आज हम इसी बात पर करते हैं। एक मुझे घटना याद आती है। एक बार क्या होता है, एक बच्ची स्वीटी 5 साल की है। अब वो 5 साल की बच्ची जो है, अपनी एक फ्रेंड के पास खेलने गई। वहाँ से आई और आते ही मम्मी उस समय उसकी अलमारी को ठीक कर रही थी, काम कर रही थी, मतलब घर का ही काम कर रही थी। मम्मी को झिंझोड़ते हुए बोली, "मम्मा, मम्मा मुझे वो ही डॉल ला के दीजिए।" हैं? उन्होंने कहा, "कैसी डॉल?" वो काम करते-करते बोली, "कैसी डॉल है क्या?" "अरे! बहुत अच्छी है, आँखें मटकाती है, डांस करती है और चारों तरफ घूमती हुई जाती है।" तो उसने कहा, "अच्छा।" तो उसने कहा, ठीक है।" उसने थोड़ा-सा ऐसे करके कहा। फिर उसने कहा, "नहीं मम्मी उस डॉल को ला ला दीजिएगा।" उसने कहा, "ठीक है, मैं पापा से बात करूँगी और ला दूँगी।" उसने कहा, "पापा से नहीं पर पक्का लाओगी आप?"
तो उसने कहा, "हाँ, हाँ, कह दिया ना पापा से बात करती हूँ, बाज़ार जाएँगे तभी और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डॉल आपको लाके दी जाए।" बस वो बच्ची एकदम बिफ़र गई और उसने एकदम कहा, "अगर आप मेरे लिए डॉल नहीं लाकर लेकर आई ना, तो मैं छत से कूद जाऊँगी और मर जाऊँगी।" माँ तो हतप्रभ, 5 साल की बच्ची किस तरह की बातें कर रही है? आखिर क्या हुआ? सुसाइड अटेम्प्ट इस बच्ची के अंदर कैसे आ गया? इतनी सी उम्र का बच्चा क्या सोच सकता है इस तरह की बातें? वो तो बहुत परेशान हो गई। उस समय उसने बच्ची से कुछ नहीं कहा और उसको कलेजे से लगा लिया। बच्ची भी नहीं समझ पाई आखिर क्यों कलेजे से लगाया गया। शाम को उसके पापा आए, एकांत में उन्होंने बात की कि आज बच्ची ने ऐसा व्यवहार किया, आज क्या हुआ? आखिरकार वो दोनों कई दिन चिंतन मनन करने लगे। आखिरकार चिंतन मनन करते हुए वो एक काउंसलर के पास गए। हैं? जब काउंसलर के पास गए तो उन्होंने कहा मेरी बच्ची ने ऐसे-ऐसे किया। तो उन्होंने कहा क्या आप दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है? उन्होंने कहा नहीं हमारे संबंध तो बहुत मधुर हैं, कभी इस तरह की बातें नहीं हुई। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा क्या है? उन्होंने काफ़ी सारी बातें पूछी, कहीं पर भी नकारात्मकता नहीं थी, कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि बच्ची के ऊपर ऐसा हो। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं बच्ची से अलग से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, बच्ची को अलग बुलाया, बातों-बातों में जो मनोवैज्ञानिक था, काउंसलर था, बाल विशेषज्ञ था, वो उसको थोड़ा-सा घुमाता रहा। चलते-चलते उसने पूछा अ, और इधर-उधर की बातें करने के बाद कि बेटा ये बताओ कि आपने उस दिन अपनी मम्मी को कहा कि मैं छत से कूद जाऊँगी, कूद कर मर जाऊँगी, तो आपने ये बात कहाँ से सुनी, कहाँ से सीखी? उसने बहुत आराम से बताया कि मम्मी ना पापा से कह रही थी कि मुझे ये वाला नए मॉडल का मोबाइल ला कर दो और नहीं तो मैं ना छत से कूदकर मर जाऊँगी। बस वो तो स्ट्राइक हो गया। उन्होंने अकेले में उन दंपत्ति को बुलाया कि आपने ऐसा कहा था और उसके बाल-मन पर ये प्रभाव पड़ा। उसको बिल्कुल समझ नहीं है क्या होता है सुसाइड, क्या होता है कैसे? बस उसने तो कह दिया क्योंकि उसने सुना था। तो क्या बात हुई कि आप अनायास में कभी-कभी ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि बाल-मन पर प्रभाव डाल जाती हैं और दूसरा अब चौंकने की बारी या हतप्रभ होने की बारी थी माता-पिता की, उस स्वीटी के माता-पिता की। वो सोचते रहे, फिर उन्होंने रिकॉल किया, याद किया कि हाँ, एक बार ऐसा हुआ तो था। पर वो बात तो हम भूल गए थे, वो तो हमने मज़ाक-मज़ाक में की थी और वो मज़ाक-मज़ाक में की थी और उसके बाद तो उसका ज़िक्र नहीं हुआ। तब उसने काउंसलर ने समझाया कि कभी भी मज़ाक-मज़ाक में भी किसी के सामने, बच्चों के सामने कभी इस तरह की बातें ना ना करें। क्योंकि मैं आपको बार-बार भी कहते आ रही हूँ कि हमें चिंता ये नहीं करनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बल्कि हमें चिंता करनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये तो सारी चीज़ें ये तो सारी चीज़ों का हमें अच्छी तरह ध्यान रखना ही पड़ेगा। और अब आप सोचिए कि आप एक माता-पिता हैं, आप ना तो छोटे बच्चे रह गए हैं, ना किसी बहन के भाई या भाई की बहन है कि जो कुछ भी कह दिया जी उड़ गई बात, दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं, हट जाते हैं। ना ही पति-पत्नी रह गए हैं कि मज़ाक-मज़ाक में कोई भी बात कह दें और एक-दूसरे पर कोई असर नहीं होता। थोड़ी देर लड़ते हैं फिर नोक-झोंक होती है और थोड़ी देर बाद ठीक होती है। अब आप एक ज़िम्मेदार माता-पिता हैं जिसको कि बहुत सोच समझ कर, बहुत ध्यानपूर्वक अपना आचरण करना होगा। आपका व्यवहार ही बच्चे के बाल-मन पर, बच्चे के मस्तिष्क पर असर डालेगा और बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। इस सब को सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता कि आपको स्कूल सिखाएगा कि भई वो इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है इसकी। ये तो आपको अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी। आपको चाहिए कि बच्चे को स्वतंत्रता भी दें और उस पर पाबंदी भी लगाएँ, जिससे उसका बचपन ना छिने और उसके बचपन के छीनने के पश्चात ही क्या होगा कि उसका बचपन आपको उसके बचपन के छीनते ही कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं को ही बिल्कुल भूल जाए। जब आप जो हैं आपको एक उनका रोल मॉडल बनना पड़ेगा, एक उनका आदर्श बनना पड़ेगा और उस आदर्श के माध्यम से ही आप उनको एक गतिशीलता दे सकते हैं, उनको एक सन्मार्ग पर ला सकते हैं। आप अगर देखें ना संस्कृत में
आदर्श का मतलब होता है दर्पण। जब दर्पण होता है तो उस दर्पण में क्या होता है कि आपकी परछाई आती है। तो बालक क्या है? आपकी परछाई है। जो आप उसके सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जो आप अपने कार्यों को करते हैं, जब आप अपने कार्यों को करते हैं बच्चे के अंदर वही प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है। यानी कि बच्चे आपकी परछाई हैं। जो आप करेंगे वही बच्चे के अंदर प्रतिबिंबित होगा। जैसे गुण होंगे वैसे ही वो कार्य कर सकता है। अब मैं आपको इसी विषय पर कुछ बातें करना चाहती हूँ। बातें क्या होंगी कि कुछ बातें तो मैं शास्त्रों के अनुसार करना चाहती हूँ और कुछ बातें जो आज के समाज में आवश्यक हैं, माता-पिता के लिए आवश्यक हैं, आज मैं कुछ बातें उसके माध्यम से करूँगी। जब आप सबसे पहली बात है कि आप लोगों ने 3 नीतियों के बारे में सुना होगा। चाणक्य नीति, विदुर नीति, कृष्ण नीति। आज मैं चाणक्य नीति के अनुसार, जिनका नाम पहले कौटिल्य भी था, उनके अनुसार आपसे बात करना चाहती हूँ। चाणक्य ने, चूँकि एक बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने उनकी नीतियों को आज सारा देश, सारा विश्व भी उनकी नीतियों के सामने नतमस्तक है। उन्हीं के माध्यम से कुछ बातें बताती हूँ कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहली बात है कि हम व्यसन ना करें, यानी माता-पिता व्यसनी ना हों। अब व्यसन का मतलब ये क्या-क्या है? आजकल तो बहुत आम बात हो गई है, हैं? शराब पीना, नशा करना, ये तो ऐसी आम बात हो गई है कि हर कोई ये सोचता है कि अरे! ये तो सोसाइटी को मूव करने के लिए हमें चाहिए। अगर हम इसमें नहीं करेंगे, सोसाइटी में स्टैंड कहाँ से हो पाएँगे? पर इस बात को आपने कहीं सोचा कि इस के माध्यम से हमने कितना कुछ कर दिया। बड़े इत्मीनान से जो है माता-पिता क्या कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, बड़े आराम से स्मोक कर रहे हैं। ये वो बच्चे से ही कई जगह तो ऐसा होता है कि बच्चे से सिगरेट या बीड़ी का पैकेट मंगाया जाता है और बच्चे के सामने, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया कि बच्चा खुद उस टाइम पी रहे हैं, छोटा बच्चा 9-10 साल का बच्चा आ रहा है, उससे भी कह रहे हैं, "ले एक सिप तू भी ले ले।" और वो बड़ा खुश होकर पीकर चला जाता है, माँ भी हँस रही है। तो शराब पी रहे हैं, आप क्या कहते हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सुरती, जो कि ग्रामीण इलाके में बीड़ी, सुरती उसको लेकर के रख रहे हैं और ये जो है सोच रहे हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छे है। कहीं-कहीं तो ड्रग्स तक का भी प्रचलन है। कई जगह तो एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि मध्यम वर्ग इससे थोड़ा-सा अछूता है। वो नहीं चाहता कि अगर नैतिकता देखी जाए इस तरह की, तो मध्यम वर्ग में ही है। निम्न वर्ग, क्योंकि उसे तो सारा दिन काम करना है, उसे सुरती भी पीनी है, शराब भी पीनी है और बीड़ी भी सुलगानी है। और उच्च वर्ग इसमें क्या कहते हैं, खूब धड़ल्ले से वो उसका तो पार्टी ही उसके बिना नहीं हो सकती। मध्यम नैतिकता अगर देखी जाए तो मध्यम वर्ग में ही है, उसी के माध्यम से एक समाज का निर्माण हो पा रहा है। तो अगर हम सोचें कि हमने बच्चे के साथ कितना बड़ा अन्याय कर डाला, कितनी बड़ी कितना उसका भयंकर परिणाम के लिए हम उसके को तत्पर हो रहे हैं, भयंकर परिणाम को देने के लिए तत्पर हो रहे हैं, तो व्यसन को आपको छोड़ना पड़ेगा। व्यसनों के माध्यम से अगर बच्चे का निर्माण हो रहा है, तो उसका परिणाम इतना विषाक्त होगा कि आप हाथ मलते रह जाएँगे, सिर धुनते रह जाएँगे। हमें आज के ये सोचा जाता है कि माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे या बच्चा, मेरी बच्ची आज भूखी ना रहे। पिता सोचता है मेरा बेटा या बच्चा कल भूखा ना रहे। इसके लिए ही इसके लिए ही वो बस तत्पर रहते हैं। माँ आज की भूख के लिए, पिता कल के बच्चे की भूख के लिए प्रयत्नशील होता है। इसीलिए ये 2 रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि माता और पिता को भगवान के समकक्ष ला कर के खड़ा कर देते हैं। क्या आप बन पाएँगे ऐसे भगवान? क्या आप बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी कर पाएँगे? तो इसलिए प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आपसे विनम्र विनम्र होकर एक प्रार्थना करती हूँ कि आप अगर ऐसा करते हैं, तो
बिल्कुल छोड़ दें, और अगर नहीं छोड़ पा रहे, आपकी बहुत मजबूरी हो गई है, तो प्लीज़ बच्चे के सामने कभी भी ये सारे काम ना करें। अब दूसरी बात आती है झूठी कस्में। अब झूठी कस्में खाने का तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि बच्चों के सामने ऐसी-ऐसी झूठी कस्में खाते हैं माता-पिता, कहीं-कहीं तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो अपने बच्चे तक की भी कसम खा लेते हैं, व्यापारिक बुद्धि को लेकर के, हैं? कभी आए आपने किसी को पैसे दिए हैं, किसी कोई आपके पास से पास पैसे पैसे दिए नहीं हैं, बल्कि किसी के के म को आपसे पैसे लेने हैं, तो वो क्या कर रहा है कि आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। जब वो आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो आप जो है उससे कह रहे हैं, "अरे नहीं-नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं कहाँ से दूँ? कसम से कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कसम से खा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे की कसम खा रहा हूँ, अपने घर की स कसम खा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे कहाँ से दूँ?" और बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, वो उसे याद आ रहा है थोड़ी देर पहले तो पापा बैठे हुए एक गड्डी गिन रहे थे, तो कैसे उन्होंने कह दिया कि जो है मेरे पास पैसे नहीं है। इस तरह के झूठी कस्में खा के ये जो है बड़ा ही गलत करते हैं। कभी-कभी रिश्तों में हम झूठ बोलते हैं, माता-पिता के सामने, अपने भाई-बहनों के सामने हम माता-पिता कह देते हैं, नहीं-नहीं उसने सच्ची ऐसे कहा था, मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ, ऐसे ये तो नहीं हुआ था, मैंने नहीं ऐसा कहा था। और बच्चा सुन रहा है, देख रहा है, तो ऐसी बचकानी हरकतें आप बिल्कुल मत करिए। बहुत शर्म आती है, बच्चा आप पर विश्वास नहीं करेगा, आपके प्रति उसके अंदर आपकी जो गरिमापूर्ण व्यक्तित्व है, वो सारी गरिमा आपकी समाप्त हो जाती है, आप उसकी नज़रों से गिर जाते हो, और ये ग्रंथि बनाकर ही वो आगे तक चलता है। अगर फिर आप कहते हो मेरे बच्चे तो मेरी इज़्ज़त नहीं करते, मेरे तो कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत तो आपसे हुई ना। आपने उसके सामने ऐसा दृष्टांत उपस्थित किया जिससे कि वो आपके के विषय में क्या आपके प्रति उपेक्षा का भाव रखने लगा। तो हमेशा ध्यान रखें ये बचकानी बातें ना करें। देखो, रतन टाटा की मुझे एक बात याद आती है कि जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी उम्र क्या है। जीवन में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपकी सोच किस उम्र की है। यानी आपके सोचने का ढंग किस उम्र का है। आपका परिपक्व सोच है या बचकानी सोच है। इसलिए कभी भी बचकानी स्थिति बिल्कुल पैदा ना करें। इस तरह से आपने अपनी गरिमा का हनन कर दिया, आपने बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव ला दिया, तो आप हमेशा बच्चों के सामने एक सम्मानित व्यक्ति की तरह, सम्मानित अभिभावक की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करें, उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। एक और क्या होता है, मारपीट। देखो, छोटे-मोटे झगड़े तो हर किसी के घर में होते हैं। जैसे कि न और छोटी-छोटी नोक-झोंक से तो ज़िंदगी चलती है, भाई-बहनों में भी नोक-झोंक होती है, पति-पत्नी में भी होती है, माँ बेटे में भी जो नोक-झोंक होती है, बेटी और माँ में भी हो जाती है, पिता और बेटे में भी हो जाती है, पर वो नोक-झोंक मार-पीट के स्तर तक ना आ जाए। अगर माता-पिता आपस में मार-पीट के स्तर पर उतर आते हैं, तो उससे बुरा कोई नहीं है। उस समय बच्चा एकदम सहमा-सहमा होता है, बच्चे का व्यवहार भी धीरे शुरू-शुरू में वो सहमा-सहमा होता है, बाद में धीरे-धीरे क्या है, वो भी एक झगड़ालू किस्म का हो जाता है। लोगों से लड़ने झगड़ने वाला होता चला जाता है, और क्या होता है कि वो एक गुस्सैल स्वभाव का होता चला जाता है, और उसकी अंततोगत्वा जाकर के उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उसके अंदर एक सुकोमल जो व्यक्तित्व था, एक सुकोमलता बालपन की थी, वो सारी समाप्त हो गई। उसके अंदर शुरू से ही एक राक्षसी प्रवृत्ति का जन्म हो गया। उस राक्षसी प्रवृत्ति से क्या हुआ कि वो दूसरों को भी हानि पहुँचाने लगा, नुकसान पहुँचाने लगा, जिससे प्रभावित हुए लोग उससे डरने लगे, बचने लगे। यानी जैसा कि लोग संपर्क में आकर, एक मानव के संपर्क में आकर के व्यक्ति प्रसन्न होता है, पर राक्षस के संपर्क में आने पर आदमी डरता है। तो वो उससे आपने अनजाने में ही उसके अंदर ऐसी चीज़ें भर दी, और उसकी पढ़ाई-लिखाई डिस्टर्ब हो गई, उसका जीवन अशांत हो गया, वो किसी कार्य को करने योग्य ही नहीं रहा। और बाद में क्या हुआ, कई बार क्या होता है, ये तो चलो मार-पीट की बात है, कई बार माएँ बड़ा गंदा व्यवहार करती हैं। कैसा व्यवहार करती हैं, बच्चों के पिता घर में आए, "अरे! आ गए?
स यहाँ पे लेकर अपने जूते फेंक दिए हैं, टॉवल यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। क्या करते हो सारे दिन? मैं ही यहाँ पर खटती रहती हूँ, मैं ही यहाँ पर काम करती रहती हूँ, मेरे बिना कोई घर का काम नहीं हो सकता। अरे! मैं तो इन बच्चों की वजह से ही रह रही हूँ। तो क्या कहते हैं, तुम तो क्या कहते हैं, तुम्हारे बस की है नहीं, तुम तो कुछ काम करते देते ही नहीं हो। तो क्या हुआ कि बच्चे के अंदर माँ के प्रति तो एक सहानुभूति का भाव आ गया कि बताओ, मेरी माँ को इतना कुछ सहना पड़ रहा है, सिर्फ़ हमारी वजह से सहना पड़ रहा है। और पिता के प्रति उसके अंदर निरादर का भाव हो गया, अपमान का भाव आ गया। आपने अनायास ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। और कभी-कभी ऐसा नहीं कि माँ ही करती है, पिता भी कई बार करते हैं। पिता भी माँ की बार-बार बेइज़्ज़ती करते रहते हैं, बार-बार सुनाते रहते हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर वैसी ही स्थिति वैसी ही उनके प्रति निरादर की स्थिति, उपेक्षा का भाव पैदा होता चला जा रहा है। तो आपने क्या किया? उस वातावरण से एक मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा करके बच्चे के व्यक्तित्व को धराशायी कर दिया, व्यक्तित्व को लड़खड़ा दिया, ढा दिया एक तरह से। जो व्यक्तित्व एक बहुत अच्छा-सा व्यक्तित्व बनता था, कोई आवश्यक नहीं है कि आपके पास बहुत सारी सुविधा हों, भौतिक तरह से पूर्ण सुविधाएँ हों, बल्कि अगर आपके घर में आत्मिक शांति है, संतुष्ट जीवन है, तो वो जीवन व्यवस्थित होकर बहुत आगे जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि इन छोटे-मोटे झगड़ों को इन पर बिल्कुल ना करें। और तो कई बार जो है ये जो ब्लेम लगाना है माता-पिता पर, पिता-माता पर जो ब्लेम लगाता है, उससे जो है घर कभी भी जुड़ाव नहीं होता। दोनों बच्चों की नज़र में सहानुभूति के पात्र बनते हैं, बल्कि पर होता क्या है कि वो एक अ, अव्यवस्थित व्यक्तित्व के स्वामी बन जाते हैं। उनके बच्चों के अंदर बच्चे उनसे धीरे-धीरे दूर होते चले जाते हैं, सोचते हैं जब मैं कमाने लगूँगा ना, तो मैं तो इनकी बात भी नहीं सुनूँगा और मैं ये करूँगा, अरे जब तक ये इनके ऊपर आश्रित होना पड़ रहा है तो मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा। आप बाल-मन की बातें सुनो ना, कभी छोटे-छोटे दोस्तों की बातें सुनो आपस में, जब वो बातें करते हैं तो आपको सारी वास्तविकता पता चल जाती है कि बच्चा बात क्या कर रहा है, बच्चा कह क्या रहा है। और इसी तरह से एक और जो ये सबसे बड़ी समस्या पैदा होती चली जा रही है, बड़ी समस्या पैदा होती चली जा रही है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी में भी क्या, मोबाइल। जब तक लैंडलाइन के फ़ोन थे तब तक भी परिस्थितियाँ बहुत सँभली हुई थी। आज जब से ये मोबाइल रह गए हैं, किसी के कान से हटते ही नहीं है मोबाइल। अब बच्चा चाहता है कि मैं अपने पिता से बात करूँ, अपनी माता से बात करूँ, पर माँ तो क्या कर रही है, अपने मोबाइल पर लगी हुई है और हाँ, हाँ कर रही हूँ और अपनी सहेली से हँस-हँस कर बात कर रही है, अपनी सास की बुराई कर रही है, नंद की बुराई कर रही है या किसी की कर रही है, यहाँ तक कि अपने पति की भी बुराई कर रही है। वो बच्चे की बात सुन ही नहीं रही। आखिर क्या है कि बच्चा इतना इम्पोर्टेंट है, वो अपनी कुछ बात बताना चाह रहा है, उधर क्या है, घर में बहन-भाई की ज़ोर-ज़ोर से लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है, वहाँ से कह मम्मी सुनो, भाई मुझे मार रहा है। भाई कह रहा है बहन मुझे लड़ रही है मुझसे, हैं? और वो कह रही है हाँ, जो है अपनी बातों में लगी जा रही है। जब तक स्थिति गंभीर नहीं हो गई तब तक वो उसने मोबाइल नहीं छोड़ा और मोबाइल जब गए तो दोनों के एक-दूसरे के खून निकले हुए थे। बताइए किसने ये पैदा स्थिति की? आपके द्वारा प्रयुक्त मोबाइल ने। आप उसमें इतने तल्लीन हो गए। ऐसे ही पिता की हालत है। पिता घर में आ रहे हैं, मोबाइल कान पर लगा हुआ है। बच्चा चाहता है कि पिता उससे बात करे, वो उसके पास बैठता है, "पापा, पापा सुनो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ।" "हाँ, हाँ, बोल।" इतने में उसका फ़ोन आ गया। उसका फ़ोन आ गया तो उसके फ़ोन पर लग गए। फिर "हाँ, मैं सुन रहा हूँ।" थोड़ी देर में जैसे सुनना शुरू किया, फिर उसका फ़ोन आ गया। उसने अपनी अमूल्य संपत्ति की तरफ तो ध्यान नहीं दिया। अपने दोस्त की बातें सुनते हुए वो बाहर निकल गए। बच्चा अपनी बात कह ही नहीं पाया। अरे! मैं बार-बार एक बात कहती हूँ कि इस टेक्नोलॉजी को, इस मोबाइल को अपना सेवक समझो, ना कि इसका स्वामी समझो। इसको अगर आप स्वामी समझने की भूल कर जाते हो, तो यही आपका जो है, आपको सेवक बनाकर आपका ऐसा हश्र करेगा कि आप कहीं के नहीं रह जाएँगे। तो इसको आप सबसे दूर रखिए, केवल उसको उस समय प्रयोग करिए जब आपकी आवश्यकता हो। आप पास में ज़रूर रखिए, पर हर समय उससे बातें मत करिए। आप अपने खाली समय को व्यर्थ कर रहे खाली समय में कुछ भी काम कर सकते हैं, बच्चों की तरफ देख सकते हैं। उस अमूल्य से कुछ ही दिन की तो बात है, थोड़े दिन में तो बच्चे बड़े हो जाएँगे, वो आपका सहारा बन जाएँगे। अब आपका समय उसको सहारा
देने का है, तो आप अपने मोबाइल में उसको व्यर्थ मत करिए। अब एक और आता है कि माँ-बाप को कई बार पैसों का बड़ा घमंड होता है। वो कहीं न कहीं उस घमंड को दिखाने की चेष्टा ही करते रहते हैं। ये सोचते रहते हैं कि मैं किस तरह से समाज को समाज को दिखाऊँ कि देखो मेरे पास कितनी संपत्ति है। माँओं में भी बहुत आदत होती है, स्त्री में भी होती है, पुरुष में भी होती है। हर समाज में ये दिखाना चाहते हैं मेरे पास कितना पैसा है और उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चों पर। उसका जो अहंकार है, पिता का जो अहंकार है वो बच्चे के अंदर कूट-कूट के समाया हुआ होता है। वो कहीं पर भी जाकर के उनके विषय में वो बात करना नहीं चाहते और जब वो बात करते हैं वहाँ उस अहंकार से, तो बच्चा पढ़ाई-लिखाई तो ध्यान नहीं रखता। वो हर समय बच्चों को दिखाना चाहता है कि मैं किस तरह से उनको बताऊँ कि मेरे पास कितना पैसा है। हर चीज़ में, "अरे! अरे! हाँ, ले लेंगे। तेरे तेरे पास पैसे मेरे पास पैसे की क्या कमी है? जा बेटा तू ले आ।" तो किसी चीज़ की कमी मत महसूस कर। अरे! आपने उसको तो कितनी बड़ी कमी दे दी, उसका पूरा व्यक्तित्व खराब कर दिया, उसके पास उसको कुछ सोचने समझने की क्या कि वो सोचने समझने की समझ ही, उसकी परख ही उसकी समाप्त करा दी। वो तो सिर्फ़ अहंकार ही हो गया। किस तरह से इंसान जब बड़ा बन जाता है, तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है, जिन्होंने उन्हें बुलंदियों पर पहुँचाया है। तो क्या है, क्या आप उन लोगों के प्रति ही जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, कोई भी व्यक्ति तभी बड़ा बनता है जो कि नींव की ईंट जो कि नीचे गहरे में दब जाती है, वही दीवारें खड़ी करती है। अगर आप ऊँचाई तक पहुँचे हैं, तो किसी न किसी के माध्यम से पहुँचे हैं। इसलिए इस पैसों का घमंड करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। इस क्षणिक सुख के लिए, एक छोटे से भौतिक सुख के लिए अपने वास्तविक सुख को समाप्त मत करिए। अपनी ये भी मैं नहीं कहती कि आप दयनीय स्थिति में जिएँ, सबके सामने रोते रहें, गाते रहें, ऐसी भी स्थिति आपके अंदर ना हो। पर बच्चों के अंदर जो असली गुण हैं, जो असली सुख है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करिए। जैसे कि उनके अंदर नम्रता है, परोपकार है, दया है, सत्यनिष्ठा है। अगर इन वास्तविक गुणों के, इन वास्तविक उपलब्धियों को, वास्तविक सुखों के विषय में जाएँगे, तो आप देखेंगे कि बच्चा कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा। तो इन चीज़ों को छोड़िए। अब एक और भी सबसे बड़ी बातें आती हैं जो घर के अंदर, माता-पिता के अंदर होती हैं, जिनका को नहीं होना चाहिए, दूसरों की बुराई करना। अब दूसरों की बुराई क्या है? पड़ोसियों की बुराई कर रहे हैं घर में बैठ कर के, अपने रिश्तेदारों की बुराई कर रहे हैं, बच्चा भी बहुत चटकारे ले लेके सुन रहा है और कई बार क्या करता है, वो उन्हीं रिश्तेदारों के सामने या उन्हीं पड़ोसियों के सामने वो वाली बात दोहरा देता है और तब आपकी स्थिति तो बहुत ही अपमानजनक हो जाती है, कितनी अजीब हो जाती है, पर उसके साथ-साथ एक आपने उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ये तो हुई आपके अपमान, चलिए आपके तो अपमान की कोई नहीं है, पर उस बच्चे की स्थिति देखिए कि उसके अंदर आपने कैसे बड़े आराम से ईर्ष्या के, द्वेष के और दूसरों को हानि पहुँचाने के, नुकसान करने के बीज बो दिए। क्योंकि निंदा करना जो है, वो सबसे बड़ा सबसे ब निंदा जो है सबसे बड़ी बुराई है समाज की, जो कि एक मक्खी की तरह भनकती रहती है और सब चारों तरफ जा कर के अपनी गंदगी को फैलाती रहती है। जब वो उस गंदगी को फैलाती है, तो उससे नए-नए विषाणु पैदा होते हैं और वो विषाणु सारे समाज की स्थिति को खराब करते हैं। तो ये जो निंदा है, ये इसके माध्यम से आपने अपना अपमान तो सहा ही, साथ-साथ अपने बच्चे का व्यक्तित्व भी अविकसित कर दिया। उसके अंदर कुंठा के बीज बो दिए, अविश्वास के बीज बो दिए और दूसरों को नुकसान पहुँचे क्योंकि जब ये निंदा हुई तो निंदा के साथ-साथ ईर्ष्या भी पैदा हो गई। ईर्ष्या जलन होने लगी और उससे क्या है मेरी मम्मी को उसने ऐसा कहा था, मेरे पापा को उसने कहा था और उसका जो है व्यक्तित्व पूरी तरह कुंठित हो गया, कुंठाग्रस्त हो गया। तो आपने क्या किया? उसको तो बेकार ही कर दिया। तो इसलिए उसका पतन ना करें, उसका अगर इस तरह से पतन हो गया तो आप हाथ मलते रह जाएँगे, सिर धुनते हुए ही रह जाएँगे। अब एक दूसरी बात है, सबको पता है कि आप पति-पत्नी हैं, आपका संबंध किस तरह का है। तो
आप अपने परिवार के मध्य में बैठकर अपना आचरण बहुत गरिमापूर्ण करें। आपका जो व्यवहार है वो इस तरह का ना हो कि बच्चा अजीब-सा हो जाए। बच्चा देख कर के बड़ा है तो आप कहते हैं, "अरे! अरे! आजकल तो सब टीवी वग़ैरह सब कुछ सिखा देते हैं।" हाँ, भई मैं मानती हूँ सिखा देते हैं, पर उसके स्वस्थ मस्तिष्क के माध्यम से अगर उसको सिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, या आप अपने व्यवहार से उसको सिखाना चाहते हैं। अगर आपके द्वारा किया हुआ जो व्यवहार है, जो आपका प्रेम प्रदर्शन है, फूहड़ प्रदर्शन, गरिमापूर्ण नहीं, फूहड़ प्रदर्शन अगर वो कहीं बाहर जाकर उन क्रियाओं को करता है, तो आपको कैसा लगेगा? हैं? आप कितने हास्यास्पद हो जाएँगे, कितनी शर्मनाक आपकी स्थिति हो जाएगी, क्या आपने सोचा है? आप अपने घर में बैठ कर के पॉर्न फ़िल्में देख रहे हैं, वल्गर बुक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके बच्चे उनको देख लें, और एक चीज़ और भी बताऊँ, जिस चीज़ को आप ज़्यादा छुपा कर रखते हैं, वही बच्चों के हाथ में पड़ती हैं, और बच्चे स्वयं सोचेंगे हमारे पापा ऐसे हैं, हमारी मम्मी ऐसी हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकें, एक गरिमापूर्ण अपना आचरण बना सकें, तो ये आपके लिए बहुत सुखद होगा, और आपके के बच्चे का बहुत ही स्वस्थ मानसिकता होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपका व्यवहार हमेशा, आपके आपस में पति-पत्नी का जो व्यवहार है, वो हमेशा गरिमापूर्ण हो। एक फूहड़ प्रदर्शन उनका ना हो। इसके पश्चात कभी किसी का अपमान ना करें। अगर आप में, माता-पिता में दूसरे का अपमान करने की आदत है, तो वो बच्चों पे बड़े बड़ा बुरा प्रभाव डालता है, कि पति-पत्नी यानी माँ-बाप एक-दूसरे का अपमान कर रहे हैं, और घर में अगर सेविका आ रही है, काम करने वाली आ रही है, या आप के ऑफ़िस में कोई सेवक है, तो आप उसको बहुत बदतमीज़ी से बोल रहे हैं, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, तो उसके प्रति अगर आपका व्यवहार बहुत ही गंदा हो रहा है, बहुत ही उपेक्षापूर्ण हो रहा है, तिरस्कार से आप उसको झिड़कियाँ दे रहे हैं, तो कृपया बंद कर दें। और उस झिड़कियों से अगर आपका बच्चा देखेगा, तो एक तो यह है कि जिस मानवीयता को आप सिखाना चाहते हैं, उसका व्यवहार अमानवीय हो जाएगा, और साथ-साथ बच्चा भी उसी प्रकार का व्यवहार कर रहा है। आप कहीं सड़क पर जा रहे हैं, रास्ते में चलते हुए आप स्कूटर पे हैं, तो कोई साइकिल वाला आ रहा है, उसको आपने गंदे ढंग से बोल दिया। अगर आप कार में जा रहे हैं, तो आपने स्कूटर वाले को गंदे ढंग से बोल दिया। अगर आप बड़ी गाड़ी में हैं, तो छोटी गाड़ी वाले को आपने गलत कर दिया, तो क्या है, बच्चा जो है उसी को सीखेगा, क्योंकि वो आपका प्रतिबिंब है, वो सोचेगा यही सब होता है, एक समाज में ऐसा ही होता है। आप क्यों कहलवाना चाहते हैं कि इसके माता-पिता किस तरह के उद्दंड और अविकसित बुद्धि वाले होंगे, जैसी कि इनकी संतान है। तो इस प्रकार ध्यान रखें कि कभी नहीं, और घर के बुजुर्गों की इज़्ज़त करेंगे। अगर आप घर के बुजुर्गों का अपमान करेंगे, तो कल को बच्चा आपका अपमान करेगा। तब आप मत कहिएगा कि हमारा बच्चा हमारा सम्मान नहीं करता। तो घर के बुजुर्गों की, मतलब किसी का भी आप अपमान करिए ही मत। ये जो अपमान करना, ये आप अपने लिए ही उन बीजों को बो रहे हैं। एक दूसरी बात है कि आप स्वार्थी ना बनें। आप जो है, कई बार क्या होता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को कुचलते हुए दूसरे के पैर पर रख कर के आगे बढ़ना चाहते हैं। वो क्षणिक सुख होता है, परंतु आपने जो दूरगामी सुख था उसको छोड़ दिया। बच्चे ने, आज तो आप किसी और के किए, कल को बच्चा आपके ऊपर पैर रख कर के आगे बढ़ना चाहेगा। उसको संकोच नहीं होगा कि ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं। वो उनके कहेगा कि ये तो आपसे ही सीखा है, आपने भी तो उस समय ऐसा किया था। तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि घर में आप स्वार्थी न बने। घर का वातावरण परोपकारी हो, है सहृदय हो, दूसरों के प्रति एक इज्जत कराने वाला हो। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने कल आपको बताई थी कि उन गलतियाँ, अगर बच्चा गलती करता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप उनके अंदर सहृदय का भाव भरें, परोपकार का भाव भरें, और हर किसी के प्रति आदर का भाव भरें। तो जो ये स्वार्थी और लोभ लिप्सा की जो नीति है, वो आप घर से समाप्त करें, ऐसा कोई भी कार्य ना करें। और एक दूसरी बात क्या है कि घर में भेदभाव ना करें। जब आप घर में भेदभाव करते हैं, तो जब भेदभाव से, चाहे वो आपकी बेटी और बेटा है,
तो बेटी के लिए आपके उपेक्षा का भाव है और पुत्र के प्रति आपका बहुत ही वैसा भाव है कि इसका तो मुझे बड़ी प्यार से ख्याल रखना चाहिए, इसका तो ये तो मेरा बेटा है, मेरा वंश चलाएगा, कल तो ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, तो ये करेगा, वो करेगा। बेटी क्या है? बेटी तो पराया धन है। इस तरह का भेदभाव आप हमेशा भुला दीजिए। और एक चीज़ और है, जब माँ है, तो अगर पिता के परिवार का कोई आता है, तो इसकी इज़्ज़त ना करके अपने परिवार वालों की इज़्ज़त करे, तब भी बच्चे उस चीज़ को देखते हैं। या पिता अपनी पत्नी के घरवालों की उपेक्षा करता है और अपने परिवार की विषय में सोचता है, तब भी घर में एक भेदभाव की बात होती है और बच्चा बड़ा अनायास होकर सीखता है कि नहीं, नहीं, इनकी परवाह क्यों करूँ? कौन है ये, मेरे कौन लगते हैं? हैं? और जो है दूसरे, तो इसलिए ये सारे के सारे बीजारोपण ये आपने किए हैं। अगर बच्चा उस तरह के, अगर आप ध्यान करें, आप बड़े आराम से बड़े होकर के कह देते, हमारे बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं, हमारे तो ये नहीं करते। तो अगर आप सोचिए इन बीजों का आरोपण किसने किया? उन मानसिक बीजों का आरोपण आपके माध्यम से ही तो हुआ। तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं कि आपके ऊपर कुठाराघात हो रहा है, उपेक्षा का भाव आपके प्रति हो रहा है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसलिए अपने घर में भेदभाव का बीज भी छोड़ दें। और एक दूसरी बात है कि आप अपने बच्चे के सुरक्षा कवच मत बनें। उनको स्वावलंबी बनाने की कोशिश करें, उनके साथ खड़े ज़रूर रहें, पर काम उनको ही करने दें। हर समस्या का समाधान करने की कोशिश उनको करने दें कि जो है समस्या जो है अगर आ रही है, उसका समाधान तुम सोचो, तुम आइडिया निकालो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ये बात है, तुम जो करोगे मैं उसमें सहयोग दूँगा। पर ये मत करिए कि आप उसको करके दे दें। हर समय उसका सुरक्षा का आवरण अगर उसके ऊपर बनाए रखेंगे, तो बच्चा कहीं कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए उसका कवच मत बनिए, उसका ढाल मत बनिए, उसको आगे बढ़ने दीजिए, पीछे से उसके गार्ड बन कर के खड़े रहिए। कहीं वो अगर आपसे सहायता माँगता है, तो आप उसका ध्यान रखिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कहिए, आगे बढ़, है ना? आगे उसे ही बढ़ाइए, ना कि आप उसके आगे बढ़े और पीछे-पीछे उसका आपका अनुकरण करे वो। और एक घर में पिता और माता कई बार क्या करते हैं, बॉस बन जाते हैं। नहीं, इसे यही करना है, तुझे यही करना है, तू यही बनेगा, तुझे यही सब्जेक्ट लेने हैं, तुझे यही पढ़ना है, तू अ, अगर मैं कहूँगा तो तू वहाँ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इस तरह की बॉसी प्रवृत्ति जो है, जो बॉस बनने की भावना है, उसे प्लीज़ त्याग दीजिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। बच्चे को लक्ष्य का निर्णय स्वयं लेने दीजिए। अगर उसके अंदर जो प्रतिभाएँ हैं, जो वो चाहता है, उसको उसमें आगे बढ़ाने की भावना आप रखिए। उसके साथ आप ऐसे करिए, कई बार वो तो माता-पिता कहते हैं, "नहीं, तुझे तो डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे वैज्ञानिक बनना है, तुझे क्या कहते हैं एक प्रोफ़ेसर बनना है, तुझे ये है।" अगर बच्चा चाहता है कि मैं अपना कोई स्वयं का निर्माण करूँ, कोई छोटा-सा काम करना शुरू करता हूँ, मेरे तो इंटरेस्ट इसमें ही है, तो आप क्यों उसको मना कर देते हैं? एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बनने देते? आप क्यों नहीं चाहते कि वो अपना काम खुद करे, स्वयं का मालिक बने? तो अगर आप उसको स्वयं का मालिक बनने देंगे, तो आप देखेंगे कि उसकी प्रतिभा बहुत विकसित होगी। हर चीज़ पैसे से नहीं ली जाती, कोई भौतिक सुविधा के माध्यम से नहीं ली जाती, बल्कि उसके आत्मसंतुष्टि के माध्यम से, प्रतिभा के विकसितीकरण से ही बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो आप ये बॉस बनना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। और एक है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं। समय और समझ दो दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समय आने पर, समझ आने पर समय निकल जाता है। इसलिए आपके पास समय है अपने बच्चों की समझ विकसित करने का, उनको स्वतंत्रता देने का और एक उसको सुरक्षा देते हुए उसको स्वतंत्रता देने का समय है। तो आप उसको स्वतंत्रता दीजिए, उसको समझ विकसित कीजिए, क्योंकि समय आपके पास है। जब समय नहीं रहेगा और तो समझ नहीं होगी, समझ होती है तो समय नहीं होता। तो इस बात को आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए और बच्चे का बॉस बनना छोड़ दीजिए। मैं माँ को भी कहूँगी और पिता को भी कि घर में ऐसे काम बिल्कुल ना करें, अपने बच्चों के लिए इस प्रकार का कोई काम ना करें। एक सबसे बड़ी बात आती है रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी और भाग्यवादी सोच। अब कई लोग कहते हैं
कि जो है भैया हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम तो यही करेंगे, हैं? अब हमारे यहाँ तो यही है। तो मतलब एक लकीर के फ़कीर आप बने जा रहे हैं। उस लकीर के फ़कीर की आज समय की माँग तो नहीं है। उन जो चीज़ें हमारे माता-पिता के लिए अनुकूल थीं, उनके पास अवसर नहीं थे, तो वो कर रहे थे। परंतु आपके पास तो अवसर है, तो उस अवसरों का आप उपभोग क्यों नहीं करना चाहते? आप क्यों चाहते हैं कि नहीं, आज का समय ये है, एक समय था कि उतनी चादर पसारिए जितने लंबे पाँव हैं, हैं? परंतु आज की परिस्थिति की क्या है कि आप अपने पैरों को पूरी तरह खोलिए, उसके अकॉर्डिंग चादर का निर्माण कीजिए, उस तरह की चीज़ों को लाइए। तो आप उसके प्रति अगर साधन संपन्न होना चाहते हैं, आप अपनी योग्यता को, प्रतिभा को विकसित करना चाहते हैं, तो क्यों पैर सिकोड़ कर बैठते हैं? उन रूढ़ियों के प्रति क्यों चले आ रहे हैं? तो उन रूढ़ियों के प्रति एक अवधारणा ना बनाएँ, रूढ़ियों के प्रति दुराग्रह ना करें। एक दुराग्रही ना बनें, उनके प्रति से हटाएँ। वैज्ञानिक सोच रखिए, विकसित सोच रखिए और आज समय की माँग यही है। और कई बार आपकी सोच क्या हो जाती है भाग्यवादी। वो कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास पलूका कह गए सबके दाता राम। अरे हमारे भाग्य में तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करते? हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। अरे तुमने मेहनत तो की नहीं, मेहनत के विषय में सोचा नहीं, मेहनत के परिणाम के विषय में नहीं सोचा, तो क्या होगा? मैं पुराने हमारे नीति शतक तक में भी ये वाली बात रखी लिखी हुई है, उद्योगिनं पुरुष सिंहम् उपैति लक्ष्मी, दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यदि यदि न सिद्ध आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषा। यानी उद्योगी पुरुष जो उद्यमी मेहनती व्यक्ति है, उसके पास ही लक्ष्मी आती है? भाग्य के द्वारा दिया जाता है, ऐसा तो कायर पुरुष ही कहते हैं। आप क्यों कायर बनना चाहते हैं कि देव देव आलसी पुकारा, क्यों भाग्य के माध्यम से आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो जो व्यक्ति भाग्य को समाप्त करके मेहनत से कार्य करता है और यदि प्रयत्न करने पर भी उसको फल नहीं मिलता, परिणाम नहीं मिलता, तो ध्यान रखिए हमारे प्रयत्न में क्या कमी रह गई। तो क्यों आप घर के अंदर एक भाग्यवादी सोच बना रहे हैं, जरा-जरा सी बात पर पंडितों के पास, मौलवियों के पास और लोगों के पास जा रहे हैं, जी मेरे हाथ में ये नहीं है, मेरे तो जन्म पत्री में ऐसा कुछ लिखा है। उसके आधार पर आप अपना निर्णय बना रहे हैं, आपने परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि उन परिस्थितियों को नहीं बना रहे हैं, जो कि आपके परिश्रम के माध्यम से बन सकती हैं और जो कि आपको सफलता की सीढ़ियों पर पहुँचा सकती हैं। अब आपकी इसी सोच को क्या है, आपने अपने बच्चे के अंदर भर दिया। जब आपने अपने बच्चे के अंदर भर दिया, तो बच्चा क्यों मेहनत करेगा? वो तो मेरे तो भाग्य में है, मेरे तो जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरे पंडित जी ने ये कहा था, मेरे पापा बताते हैं कि तेरे पंडित ने तो ये कहा था, तू नहीं करेगा कुछ भी ऐसा। तो बताइए आपने उसके साथ क्या किया? हैं? आपने अपनी भाग्यवादी सोच को बच्चे के ऊपर आरोपित करके उसका जीवन ही व्यर्थ कर दिया। तो ध्यान रखिए कि आप जो है ऐसा ना करें। परिश्रम से ही उपलब्धियों को प्राप्त करने के योग्य बनाएँ। परिश्रम जैसा बच्चा करेगा, उसके पास उपलब्धियों का संग्रह, उसके पास उपलब्धियों का खजाना, कोष, उपलब्धियों का कोष उसके पास होगा। हमेशा ध्यान रखिए। और एक है कूपमंडूक मत बनिए। कूपमंडूक माने कुएँ के मेंढक, कि भई मेरा तो बस इतना ही दायरा है, मैं तो जो भी काम करूँगा इतना ही है और किसी संसार को देखने की ज़रूरत ही क्या है? क्या टेक्नोलॉजी बन रही है? क्या 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 आपके चैलेंज आ रहे हैं? क्या सिस्टम बन रहे हैं? क्यों देखने की ज़रूरत? अगर आप कुएँ के मेंढक बन गए, तो क्या है, दूसरे लोग कभी न कभी आपको ऊपर से निकाल के आपका यूज़ करना शुरू कर देंगे। इसलिए अ, अपनी गतिशीलता को बढ़ाइए, अपने जीवन को वह लीक से बाहर सोचने की कोशिश करिए, पूर्वजों की दुहाई मत दीजिए और उसके भई हम तो इसी गाँव में ही बसेंगे, इसमें ये हमें तो ये ठीक है, उसी गाँव को विकसित करिए, उसी चीज़ को विकसित करिए, पर ऐसा ना हो कि आप बस उसी जगह बैठे रहें। आज देखते हैं हमारे देखते-देखते भी, आपके देखते-देखते भी कितना विकसितीकरण हो गया, औद्योगिकी, मानसिकी, शारीरिक कितना विकसित हो गया। तो
आप क्यों विकसित होने से क्यों डर रहे हैं? आप विकसित होने से मत डरिए, सिर्फ़ एक जगह स्थिर खड़े होने पर डरिए। और हमेशा देखो, एक ध्यान रखिए आप हमेशा, जीवन का एक नाम गतिशीलता भी है। अगर आप गतिशील नहीं होंगे, तो आपको कहीं पर भी सम्मान भी प्राप्त नहीं होगा। और एक है असमंजसता पूर्ण व्यवहार। आपका व्यवहार एक कायरतापूर्ण ना हो। अगर आपके सामने घर में कोई समस्या आ रही है, तो आप कह रहे हैं, हाय मैं क्या करूँ? कैसे करूँ? बच्चे पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। वो सोचता है मेरे पिता और माता तो निर्णय ही नहीं ले पाते, और आप सारे रिश्तेदारों की तरफ झाँकते हैं, कोई आ जाए और मेरे घर की जो समस्या है उसका समाधान करे। इसे बता, उसे बता, उसे बता, और उससे क्या है, कभी भी ध्यान रखिए, कोई आपकी समस्या को उतनी गहराई से नहीं लेता जितना आप स्वयं लेते हैं। आप अपने अंदर चिंतन करिए, अपने अंदर मनन करिए, और एक निर्णय क्षमता बढ़ाइए। कभी-कभी निर्णय गलत भी हो सकता है, पर उनसे अच्छा होगा जो दूसरे लोग आपके सामने देंगे। दूसरों के पाले में अपनी गेंद मत फेंकिए। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति इतना विश्वस्त नहीं होता। चाणक्य ने भी ये बात कही है कि दूसरे के ऊपर भी इतना अधिक विश्वास न करो। है ना? विश्वासी पर तो विश्वास करो ही मत, पर जो अविश्वासी है उस पर तो बिल्कुल विश्वास मत करो। तो इसलिए असमंजसपूर्ण व्यवहार में नहीं रहिए, आपके अंदर और ना कायर बनिए। अपने अंदर एक एक निर्णय क्षमता को बढ़ावा दीजिए, उससे बच्चे भी खुश होते हैं, बच्चे भी आपका आदर करते हैं, और दूसरों के ऊपर आश्रित रहने की, दूसरों की फ़ोटोकॉपी आप मत बनिए कि दूसरों को देख-देख कर उसका अनुकरण करें। अरे भाई वो करता है, उसने अपने बच्चे को उस स्कूल में डाला है, मैं भी उससे डालूँ। तो इस तरह से आश्रित होने की जो स्थिति है, उसको बंद करिए। आप स्वयं में निर्णय लीजिए, आपके बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है, आपका बच्चा कहाँ पर सुकून महसूस करता है, किस कार्य को करने में। कभी भी दूसरों की बात सुन कर के अपने बच्चे पर आरोपित मत करिए, नहीं, नहीं, ये तो वो ऐसा कर रहा है, मेरा बच्चा तो ये नहीं कर रहा। तो अपने बच्चे को या स्वयं को दूसरे की फ़ोटोकॉपी मत बनाइए, ना ही उस पर आश्रित होइए। तो ये सारी चीज़ें अगर माता-पिता कर लेते हैं, तो ये बहुत ही एक व्यवस्थित आपका परिवार बन सकता है, जिस परिवार को आप उन्नतिशील लाना चाहते हैं, एक उन्नति प्रदान करना चाहते हैं। देखिए, 2 बच्चे हैं, एक रोहन, एक सोहन। दोनों को एक दिन इच्छा होती है कि मैं जो हूँ गमले में एक पौधा लगाता हूँ। अब उसने भी पौधा लगाया, रोहन ने भी पौधा लगाया, सोहन ने भी पौधा लगाया। अब रोहन जो था, रोज पानी भर-भर के उसको देता था। सोहन तीसरे दिन पानी देता था, या जब देखता था कि ये सूख रहा है, तब पानी देता था। एक बार बहुत बात हुई, धीरे-धीरे पौधे बढ़े, पर सोहन का पौधा जो था थोड़ा-सा दबा हुआ था, और रोहन का पौधा खूब बढ़ता चला जा रहा था। अब एक बार बहुत तेज़ आँधी आई, बहुत तेज़ बरसात आई। दोनों के पौधे बाहर रखे हुए थे। रोहन का पौधा, जो कि खूब लंबा हो चुका था, धड़ाम से टूट गया। परंतु सोहन का पौधा, जो कि नीचे ही था, वो वो जो था वैसा का वैसा ही, आंधी जाने के बाद भी वैसा ही रहा, परंतु उसका लुढ़का पड़ा हुआ था। तो क्या हुआ कि जब ध्यान दिया गया, उसने सोहन से कहा, सोहन, तेरा पौधा क्यों नहीं गिरा, मेरा पौधा गिर गया, जबकि मैं इसका को बहुत अच्छी तरह से रोज सींचता था, पानी देता था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, तेरा पौधा तो इतना बड़ा नहीं था। तो उसने कहा, देख, मैं समय पर ही, जब उसको आवश्यकता होती थी तभी उसको पानी दिया करता था, जिसके कारण वो नीचे नीचे फैलता रहा। वो ऊपर तो नहीं फैला, एक समय पर आकर ये ऊपर फैलता, पर अपनी जड़ों को फैलाता जा रहा था। उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसको आंधी बरसात उसकी कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाए। जो भी परिस्थितियां थी, वो उस पर आक्रामक नहीं हुई। परंतु तूने जो है इतना उसको पानी दिया, उतना उसका लाड़ प्यार दिया, तो वो ऊपर को बढ़ता हुआ तो दिखाई दे रहा था तुझे, पर वो अंदर गहराई तक उसकी जड़ें नहीं फैली थी। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने बच्चों को वो जड़ें दीजिए जो कि वो अच्छी तरह से ज़मीन को पकड़ सके, यथार्थवादी धरातल पर चल सके, और अच्छी तरह जब समय आए तो एक मजबूत वृक्ष की तरह से खड़ा हो। ना कि ऐसा कि देखने में वो बहुत अच्छा लगे, पर अंदर से वो खोखला हो। तो इसी के साथ ही मैं आपसे विराम लेती हूँ, और आपसे अपेक्षा करती हूँ कि हर माता-पिता उन कामों को ना करें, जो कि एक बच्चे के प्रति, एक बच्चे के
आचरण को व्यवस्थित ना बना पाए, उसके का मानसिक संतुलन बना रहे, रहे और वो समाज में एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत कर सके। और अगर इसके बाद भी अगर आपके मस्तिष्क में इसके अतिरिक्त भी कोई विचार आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या अभी भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैं आपके लिए बिल्कुल ये तत्पर हूँ, आपके समाधान के लिए तत्पर हूँ, आपकी बातों को सुनना भी चाहती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि आगे आने वाले अभिभावक भी या अन्य अभिभावक भी आपकी बातों से और भी लाभान्वित हो सकें। तो आइए, और कल का भी मैं टॉपिक आपके बात करने से पहले ही बता देती हूँ कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, इस समस्या का समाधान हम कैसे करें? कल का हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो प्लीज़ आइए, आपके विचार आमंत्रित हैं। आप अपनी समस्याओं को, अपने विचारों को यहाँ पर संप्रेषित कर सकते हैं और हम उससे लाभान्वित हों। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतनी देर हमको सुना, आप हमारे साथ रहे, हमें इस बात का बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं और कल के लिए कल फिर हम इसी समय पर जो विषय मैंने आपको बताया, उस विषय को लेकर के प्रस्तुत हैं। और आप एक अच्छे माता-पिता रहें, आप अपने बच्चों में अपना प्रतिबिंब ढाल सकें, इसी आशा के साथ आपको नमस्कार।